चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th चैप्टर 4 आप लोग का भूगोल का है, परिवहन, संचार एवं व्यापार। चलिए तो सबसे पहले परिवहन के बारे में जानते हैं। आपको पता है परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब है एक जगह से हम दूसरे जगह जब जाते हैं यानी वहन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो वही चीज है, सबसे पहले परिवहन देखेंगे, फिर संचार, उसके बाद उसका व्यापार। बात करते हैं परिवहन के प्रकार के। तो परिवहन देखिए अभी किस रूप में आपको सड़क मार्ग में दिख रहा होगा, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है और पाइपलाइन मार्ग है। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 मार्ग हमारे पास अभी भारत के पास है। ठीक है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग भारत के पास, की पूरी दुनिया के पास इतना ही मार्ग होगा। इसके अलावा कोई और मार्ग है? नहीं हो सकता। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन मार्ग। ठीक है, इस सब के बारे में हम बढ़िया जानेंगे। आइए बात करते हैं सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग क्या है? देखिए, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ एवं सुगम साधन है, यानी सबसे आसान पूर्वक साधन इसको माना जाता है सड़क मार्ग को। आगे बात करते हैं ग्रैंड ट्रक रोड, देश की सबसे पुरानी सड़क है। ग्रैंड ट्रक रोड यानी जिसको जीबी रोड भी कहते हैं, ये देश की सबसे पुरानी सड़क है और इसे बनाया किसने था? शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है। ठीक है, और ये सड़क, इस सड़क का मतलब कहां से कहां तक जाता है? तो कलकत्ता से अमृतसर तक का भाग भारत में पड़ता है। ठीक है, कलकत्ता से अमृतसर तक का। ठीक है, आगे बात करते हैं अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी NH1। अमृतसर से दिल्ली का जो राजमार्ग है उसको क्या कहते हैं? हम NH1 कहते हैं, तथा दिल्ली से कोलकाता का जो है वो NH2 हो जाता है, यानी राष्ट्रीय संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के क्या पूछता है, बताइए कि हमारे देश में कितनी सड़कें थी टोटल। तो टोटल में क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा सिर्फ कच्ची कितनी थी तो 2.42, अगर पूछेगा पक्की कितनी थी तो 1.46 सड़कें थी। आगे बात करते हैं सड़कों के प्रकार के। ठीक है, तो सबसे पहला आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आप जो ये देख रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग, ये है क्या? तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों, प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी राष्ट्रीय मतलब एक दूसरे राष्ट्र से जोड़ने का काम करता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं बाबू स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, यानी इसका मतलब सीधा समझिएगा 4 महानगरों को जोड़ने का काम है इसका। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग यानी 4 महानगरों को जोड़ने का काम है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगर में आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आता है। इसको जोड़ने के लिए 6 लेन वाली मतलब सड़क बनी है, जिसकी लंबाई जो आपकी है 5,846 किलोमीटर। 5,846 किलोमीटर का जो लंबी सड़क है उसका निर्माण कार्य अभी क्या है? जारी है, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जारी में है। और इसी को हम कहेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, जो कि 6 लाइन की है और ये 4 महानगर को जोड़ती है। याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, एकदम आराम से याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी भैया पूरब पश्चिम को और उत्तर दक्षिण को सब जगह भैया सड़क फैला देना है। वही चीज है, गलियारा बना देना। यानी पूरब में अगर स्टार्ट करते हैं सिलचर से, तथा पश्चिम में पोरबंदर से, और उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक को जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण भी कार्य जारी है। ठीक है, वो पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारे का। आगे है एक्सप्रेस वे, यानी इसका मतलब क्या भैया? इसमें आदमी को मतलब कम समय में ज्यादा स्पीड में दूरी को तय कर सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब ही है यानी पिकअप चल सकता है, पर इसके लिए छोटा सा टोल टैक्स होता है। छोटा सा नहीं मतलब बड़ा सा ही होता है। बड़ा सा टोल टैक्स होता है जिसमें छोटा सा अमाउंट पे करना होता है। यानी उस पे आप चल रहे हैं एक्सप्रेस वे के अंतर्गत तो आपको अमाउंट देना पड़ता है। तो वही चीज है, अल्प समय में गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के उद्देश्य से बनने वाली इन सड़कों पर गाड़ियों की गति बहुत अधिक होती है। इन पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स भी देना पड़ता है। मैंने बोला था टोल टैक्स भी लगेगा। उसके बाद 4 लेन वाली इन अत्याधुनिक सड़कों में कोलकाता दमदम राजमार्ग आपको देखने को मिल जाएगा, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिमी तटीय राजमार्ग शामिल है। उसके बाद देश का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछा जाए तो मुंबई पुणे राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है, देश का पहला अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा? मुंबई पुणे राजमार्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं राज्य राजमार्ग, यानी सीधा समझिएगा राज्य को जोड़ने वाला मार्ग आपका राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं इसी में।
अगला है आप लोग का जिला सड़कें। तो देखिए, जिला सड़कें राज्य को विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। ठीक है, जिला मतलब जिला से संपर्क होता है। जैसे बेगूसराय हो गया आप लोग का, है ना, बेगूसराय से आपका कहाँ चल जाएगा, मान लीजिए बेगूसराय से आपका अगला जिला मुंगेर रख लीजिए, खगड़िया रख लीजिए, समस्तीपुर रख लीजिए। यानी जिले को जिले से मिलाने का काम जिला सड़कें कर रही है। और इन सड़कों का रख रखाव जो करती है वो राज्य सरकारों पर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जिला सड़कों का रख रखाव कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्य सरकार। किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की। आगे बात करते हैं चौथे नंबर की, ग्रामीण सड़कें, यानी गांव की सड़कें, है ना। ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। गांव की सड़कें हैं तो एक दूसरे गांव से जोड़ती है ना। और इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसका विकास कौन करता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं सीमांत सड़कें, यानी सीमा पर जो आपका बॉर्डर होता है वहां सीमा पर सड़कें होते हैं, उसी को सीमांत सड़कें कहते हैं। तो राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। भारत में इन सड़कों का निर्माण और रख रखाव सीमा सड़क संगठन करता है। ठीक है, कौन करता है इसका रख रखाव, सीमा सड़क संगठन, जिसका गठन याद रखिएगा 1960 में किया गया था। ठीक है, सीमा सड़क संगठन, इसका गठन कब हुआ था, 1960 में। और ये सीमांत सड़कों की रक्षा करने का काम इन्हीं का, देखरेख करने का काम इन्हीं का है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेल मार्ग की। तो देखिए, भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 को माना जाता है। और जब पहली बार मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की लंबाई में रेलगाड़ी चली थी। आपको पता है रेलगाड़ी किसके कार्यकाल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, रेलगाड़ी किसके शासन काल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी। और डेट एकदम एग्जैक्ट है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, और कहां से, मुंबई से थाने के बीच में चली थी, यानी 34 किलोमीटर के क्षेत्र में चली थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत रेलवे को 16 क्षेत्रों यानी 16 जोन्स में बांटा जाता है। यानी भारत में रेलवे को 16 जोन्स में बांटा जाता है। और देश में सबसे पहला रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे, याद रखिएगा, देश का सबसे पहला जोन आपका उत्तर रेलवे है। और सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है ना, सबसे बड़ा आपका उत्तर रेलवे है, सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा रेल क्षेत्र उत्तर रेलवे, सबसे छोटा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात कर लेते हैं, हम जो 16 जोन के बारे में बात कर रहे थे उस सबको समझ लेते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे क्षेत्र और इसका मुख्यालय दोनों आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला उत्तर रेलवे, जो आपका नया दिल्ली में मुख्यालय है, नई दिल्ली में। पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी रेलवे चर्च घाट मुंबई में है। दक्षिण रेलवे आपका चेन्नई में। मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल में। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में। अब कहिएगा सर इससे फायदा क्या, तो आप इससे एक चीज का फायदा जरूर उठा सकते हैं। जब भी आप जाइएगा ना सफर करने ट्रेन का, तो आपको देखिएगा इंजन के ऊपर लिखा होगा ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, है ना। तो आप समझ जाइएगा भैया इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली से। मतलब ये चल कहाँ से रही है भैया, नई दिल्ली के लिए जाएगी, नई दिल्ली, और चलेगी भी नई दिल्ली से। अब वहां कहाँ तक जाएगी, पूरब किधर जाएगी, तो पूर्वी रेलवे कोलकाता। ठीक है, तो हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे थे जो कि गोरखपुर हो गया। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। आप देखिएगा, अगर बेगूसराय के होंगे तो जाइएगा हाजीपुर जाने के लिए, जो आप गाड़ी पकड़िएगा देखिएगा उस पे हाजीपुर जंक्शन पर उतरिएगा तो पूर्व मध्य रेलवे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, यानी इसका मुख्यालय हाजीपुर। देखिए जोन से कितना फायदा। उसके बाद है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में हो गया। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में हो गया। पूर्वी तटवर्ती रेलवे जो आपका भुवनेश्वर में हो गया। ठीक है, आगे है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे आपका जयपुर हो जाता है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे आपका बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे आपका हुबली और पश्चिम मध्य रेलवे आपका जबलपुर। इसमें कम से कम आपको ये तो कंफर्म याद होना चाहिए, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, ठीक है, पूर्व रेलवे आपका कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च घाट और दक्षिण रेलवे चेन्नई। ये चार कम से कम याद होने चाहिए आपको। पूरब का, उत्तर की बात करें तो नई दिल्ली, याद रखिएगा उत्तर में नई दिल्ली, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में आपका चेन्नई। ठीक है, उसके बाद दो तीन और याद कर लीजिए, ज्यादा आपके लिए बेटर है। पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है,
और एक पूर्वोत्तर रेलवे यानी गोरखपुर। इतना ही बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछ देगा, बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां पे रेलवे अभी तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो एक ही है आपका पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय, जहां तक रेल मार्ग नहीं है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से कि बताइए पूरी दुनिया में रेल मार्ग बिछी हुई है, पूरे भारत में रेल मार्ग है, पर पूरे भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे रेल मार्ग अभी तक नहीं है, तो वो मेघालय हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की, भारत में पाइपलाइन के बारे में। तो भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। पाइपलाइन से क्या जा सकता है भैया, तेल जाएगा या प्राकृतिक गैस जाएगा, तो इसी चीज पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं भारत में पाइपलाइन के बारे में और भी पॉइंट्स। तो आगे बात करते हैं, शोधनशालाओं में कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एलपीजी, केरोसिन, वायुयान तेल, हाई स्पीड डीजल इत्यादि। इसको पाइपलाइन की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, ठीक है, भेजा जाता है पाइपलाइन के द्वारा। आगे बात करते हैं 4 नंबर की, भारत में वायु परिवहन। तो देखिए इसका आरंभ अगर देखा जाए, यानी भारत देश में इसका आरंभ 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था, जो कि 10 किलोमीटर की एक छोटी सी उड़ान के साथ हुआ था। याद रखिएगा, देश में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था, 1911 में, ठीक है। ट्रेन का कब हुआ था, 1853 16 अप्रैल। याद रखिएगा किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। आगे 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। उसके बाद 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ क्या रह गया, इंडियन रह गया। याद रखिएगा, पूछ देगा इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन कब बना, तो 8 दिसंबर 2005 को, 8 दिसंबर 2005 को बना, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, और देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं और 12 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बात करते हैं 5 नंबर जल मार्ग की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई। याद रखिएगा, 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश को रखा गया। चलिए आगे जल मार्ग के बारे में और पॉइंट्स देख लेते हैं। आप लोग को मजा आ रहा है, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। करते हैं, भारत के 5 आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। 5 जलमार्ग है भारत में जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जैसे NH1 बोलते हैं नेशनल हाईवे, उसी तरह यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा आपका, यानी संख्या 1 जो आपका इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी के साथ करता है, यानी आपस में मेल मिलाप के साथ करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोलम से कोट्टापुरम तक है, कोलम से कोट्टापुरम तक। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो गोदावरी से कृष्णा तक है। आगे है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी तक विकसित की जा रही है। मतलब इसका भी विकास चालू है, 4 तक कंप्लीट है, ये थोड़ा प्रोसेस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग संचार पर। परिवहन आप लोगों ने देख लिया, कैसा लगा आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं संचार की। तो संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। आप ये चीज देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट उठा के देखिएगा, आपको एक एक चैप्टर का बढ़िया से नोट, वो भी NCERT SCERT का निकाल के दिया हुआ है। आप पूरे YouTube को छांट लीजिए, आपको जिस तरह से प्लेलिस्ट बन के मिला है और जितना पॉइंट आपको मिला है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो आप लोग आराम से देखिए और बढ़िया से अगर इसको आप समझ लेते हैं या देख लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आपका पूरा NCERT और SCERT कंप्लीट हो जाता है। इसी से आप किताब भी देख के लेके मिला सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं संचार क्या भी है, यानी इधर से उधर जाना, यानी संदेशों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। आगे बात करते हैं डाक सेवा। जैसे आप देखिएगा, डाक सेवा हो गया, टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, ईमेल संचार के प्रमुख साधन है। और भी सबसे बढ़िया क्या आपका मोबाइल है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत में संचार सुविधा। तो सर्वप्रथम 1837 में भारत में डाक सेवा प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, डाक सेवा यानी पोस्ट ऑफिस का प्रारंभ, पोस्ट का प्रारंभ कब हुआ, 1837 में। एक चीज जान लीजिए, जितना भी चीज बढ़िया बढ़िया है ना, उस सब का भैया सिस्टम मतलब, या उस सब का आविष्कार कहिए या उसकी स्थापना कहिए, ये अच्छे अच्छे चीजों का आविष्कार भैया अंग्रेज करके गया, और अभी तक उसका योगदान हम लोग
झेल रहे हैं, मतलब उसकी योग्यता को हम लोग महसूस कर रहे हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी, है ना, देखिए यहाँ पे आ गया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी। उसके बाद 1854 में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई। 37 में अंग्रेजों ने की, तो हमारे भारत वाले कम है क्या, उन्होंने 1854 में कर दी अपनी, है ना। तो याद रखिएगा भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, 1854 में। बहुत बार क्वेश्चन आपका बनता है, भारतीय डाक विभाग 1854। चलिए बात करते हैं विभिन्न डाक चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए आप लोग। राजधानी चैनल, देखिए नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए डाक सेवा है, ठीक है, दिल्ली के लिए। यह किस रंग की होती है, पीले रंग की पत्र पेटियों में प्रयोग में लाई जाती है, इसमें पीले रंग का लिफाफा आपका डाला जाता है। आगे है मेट्रो चैनल, ये आपका बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए डाक सेवा है, जिसके लिए किसका प्रयोग होता है, नीले रंग की पेटी और पत्र का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन चैनल, स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाले पत्र पेटी में डाला जाता है। ग्रीन चैनल यानी स्थानीय पिन कोड अंकित जिस पे रहता है, जो स्थानीय लोकल है, उसको हरे रंग वाले पत्र पेटी में डाला जाता है, याद रखिएगा। दस्तावेज चैनल, जो आपका दस्तावेज है, जैसे समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा है आपका कौन सा, दस्तावेज चैनल। आगे बात करते हैं भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में किसके द्वारा हुआ था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा हुआ था। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तथा 1936 में इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1930 में नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और 6 साल बाद यानी 1936 में इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। उसके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया, ठीक है। यानी पूछे आकाशवाणी का पहला नाम क्या था, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का पहला नाम क्या था, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। और इस आकाशवाणी को हटा के वर्तमान में एक और नया नाम जोड़ दिया गया, याद रखिएगा आप लोग, प्रसार भारती, ठीक है। क्या नाम दे दिया गया, प्रसार भारती, याद रखिएगा। पहले आकाशवाणी था और आकाशवाणी का ही नाम बदल के प्रसार भारती का नाम कर दिया गया। चलिए ये देखिए, कहता है जनसंचार का वर्तमान समय में, ठीक है, सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन क्या है, टेलीविजन था, ठीक है। और भारत में इसकी सेवा 1959 ईस्वी में आरंभ हुई। भारत में इसकी सेवा 1959 में आरंभ हुई और 1976 ईस्वी में इसे दूरदर्शन यानी डीडी नेशनल से सभी लोग परिचित होंगे, डीडी नाम दिया गया। और रंगीन प्रसारण की शुरुआत 1982 में एशियाई खेलों के दौरान शुरू हुई, ठीक है। आपको पता है अभी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए सबसे पहले के जमाने में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए क्या प्रचलित था भैया, आपका लोकप्रिय टेलीविजन। और टेलीविजन में भी याद रखिएगा इसकी सेवा शुरुआत हुई 1959 में और 1976 में इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे इसमें चैनल जुड़ते गए और रंगीन प्रसारण मतलब कलरफुल देखने में कब आया, कलरफुल सिस्टम कब आया, 1982 में एशियाई खेलों के तहत आया। आगे आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो आयात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे पहले जानते हैं आयात क्या है। आयात का मतलब होता है जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं, और जब हम इस अपने सामान को दूसरे देश में बेचते हैं उसे निर्यात कहते हैं। यानी जब कोई सामान अपने देश से दूसरे या बाहरी देशों में भेजा जाता है तब उसे निर्यात कहा जाता है, ठीक है। यानी अपने देश में मंगाना आयात, दूसरे देश में भेजना निर्यात। आगे है भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आपका इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, अयस्क एवं खनिज तथा अन्य सामान शामिल है। जबकि आयात की जाने वाली वस्तुओं में भी आपका पेट्रोलियम, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, सोना हो गया, चांदी, उर्वरक, रसायन और लोह धातुएं एवं अन्य सामान आपके शामिल है, जो कि आयात भी हो रहा है, निर्यात भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये था आप लोग का पूरे किताब का एक तरह से बहुत बढ़िया से बनाया गया नोट्स। आगे चलते हैं हम लोग साथ ही साथ प्रश्न उत्तर के साथ, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लिया, अब प्रश्न उत्तर भी साथ में पढ़िएगा और ज्यादा मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभ्यास के प्रश्न के साथ। तो सबसे पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। आपको पता है मैंने बताया था कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, और मैंने आपको ये भी बताया था कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है दोनों को मिला के यानी टोटल सड़कें कितनी थी, और यहाँ पे वही काम किया है। तो गलती नहीं कीजिएगा, 2.42 क्या है, सिर्फ कच्ची सड़कें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर 3.88 लाख किलोमीटर आपकी पक्की सड़कें, ठीक है, मतलब टोटल सड़कें कच्ची और पक्की मिला के।
आ गया पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र यानी मुंबई। ठीक है, यहाँ पे आपको पक्की सड़कें ज्यादा मिलेंगी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? वर्ग खोजना। देखिए पूरा पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो आपने पढ़ा है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर त्रिभुज नहीं है, तो इसका मतलब ये है आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहता है एक वर्ग नहीं है, तो कौन सा वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? किन शहरों में? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु। तो किताब के हिसाब से आपका कोलकाता एवं दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? आपको मैंने जस्ट पढ़ाया अभी, आपको फटाफट आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए, क्या हो जाएगा? कौन सी ईस्वी में? बताइए, 2006, 2003, 2008, 2005, किसमें इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग 2005 में। कब हुआ था? 2005 में इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल के क्या रख दिया गया? इंडिया। चलिए आगे है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1986 में। कहता है इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? अभी तुरंत जस्ट आपने पढ़ा है, कितने डाक क्षेत्र है बाबू? देखिए भारत में कुल 8 डाक क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं आपके? तो ये हो जाएगा आप लोग का, आर्थिक की बात कर रहा है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन कहता है भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत करें। तो देखिए प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से पक्की सड़कों की लंबाई में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान आता है। सड़कों की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें आगे है। और उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पंजाब में देखने के लिए मिलेगा 122 किलोमीटर, तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा का 134 किलोमीटर है। ठीक है, और भी इसका आंसर बचा हुआ है। चलिए इसको मिटा के इधर देख लेते हैं। आगे उसी में है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में 1176 किलोमीटर तथा पूरे देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व की बात करें तो दिल्ली में 17,381 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें तो पहला, रेल मंत्रालय रेल यात्री बीमा योजना चला रही है। दूसरा है ट्रेनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंजनों में एसीडी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ताकि दुर्घटना ना हो, एसीडी का। और कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा भी दी जा रही है, यानी मेट्रो रेल तो ऊपर चलती थी, साथ ही साथ भूमिगत रेल की भी सेवा दी जा रही है। आगे भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में वर्णन दे। तो चलिए सबसे पहला राजधानी चैनल। तो नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियां प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला है मेट्रो चैनल, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए यह एक डाक सेवा है, जिसके लिए नीले रंग की पत्र पेटियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रीन चैनल, स्थानीय पिन कोड अंकित डाक सेवा वाले पत्रों को हरे रंग वाले पत्र पेटियों में डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद है चौथा दस्तावेज चैनल। समाचार चैनल की बात करें तो समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा आपकी है, और इसके बारे में हम टॉपिक पे चर्चा भी कर चुके हैं। तो ये आपका प्रश्न उत्तर है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा क्वेश्चन है भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। तो देखिए भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आपको पता है इंजीनियरिंग सामान हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न हो गया और आभूषण, खनिज हो गया, रत्न और आभूषण हो गया, खनिज तथा अन्य शामिल इसमें शामिल है। जबकि आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, सोना और चांदी हो गया, उर्वरक, रसायन हो गया एवं
अन्य सामान शामिल है। ठीक है, अब तो बहुत सारे चीज आयात भी होते हैं, निर्यात भी होते हैं। आगे है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखे, तो भारत के 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो कोलम से कोट्टापुरम तक है आपका। उसके बाद 4 की बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो गोदावरी से कृष्णा तक है। ठीक है, उसके बाद 5वां की बात करें तो यह भी तैयार हो रहा है, विकास किया जा रहा है इसका। तो यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मतई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी तक विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लघु उत्तरीय अब दीर्घ उत्तरीय देख लेते हैं। आगे प्रश्न है भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें तो एक विकासशील देश होने के कारण भारत तथा विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों एवं व्यापारिक देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और विशेषकर 1990 से 91 के उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद देश में औद्योगिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। 2006, 7 और 7-8 के दौरान देश में कुल निर्यात का सर्वाधिक 51.54% और निर्यात एशिया ओशियाना को हुआ। साथ ही सर्वाधिक आयात अगर कहा जाए तो 65.52% भी इसी क्षेत्र से हुआ। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, सोना, चांदी इत्यादि प्रमुख है। जबकि यहाँ से निर्यात यानी यहाँ से भेजी जाने वाली वस्तुओं में देखा जाए इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, वस्त्र, कृषि उत्पाद इत्यादि शामिल है। अगला है आपका प्रश्न, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, तो देख लीजिए आराम से आप लोग। चलिए, पहला है यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए एक बार बढ़िया से आप लोग उतार लीजिए, आराम से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। चलिए दूसरे की बात करते हैं, राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्गों राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। तीसरा है जिला सड़कें, यानी जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। चौथा है ग्रामीण सड़कें, यह सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। 5वां है आपका सीमांत सड़कें, राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। भारत में इन सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव सीमा सड़क संगठन करता है। आगे है तीसरा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। चलिए, भारत में परिवर्तन के सभी साधन उपलब्ध है। सड़कों के बिना विकास की कल्पना अधूरी है। वस्तुओं एवं सेवाओं का आवागमन या आगमन एवं स्थानांतरण सड़क मार्ग द्वारा ही होता है। आगे बात करते हैं रेल। रेल दूसरा प्रमुख परिवहन का साधन है। प्रतिदिन लगभग 1.24 करोड़ यात्रियों को यातायात की सुविधा यह देता है। आगे बात करते हैं उसके बाद रेल के बाद वायु की। तो वायु परिवहन का तीव्रतम किंतु महंगा साधन है। लंबी दूरी यात्रा इससे काफी कम समय में तय की जा सकती है। चलिए और भी इसका बचा हुआ पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। आगे बात करते हैं उसी में, भारत केंद्रीय विदेशी एवं घरेलू व्यापार में जल मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, 5 राष्ट्रीय जलमार्ग एवं 12 बड़े बंदरगाहों की सहायता से ही भारत का व्यापार हो रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। आगे संचार साधनों में देश में डाक सेवा, टेलीफोन हो गया, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट एवं ईमेल सभी उपलब्ध हैं। और इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार के साधनों का महत्व स्पष्ट आपको हो गया। आगे प्रश्न 4 है, भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। तो पाइपलाइन परिवहन का एक प्रमुख साधन है। शहरों में घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए एसी का इस्तेमाल किया जाता है। पाइपलाइन के जरिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं ठोस पदार्थों का भी परिवहन किया जाने लगा है। और देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइपलाइन जाल आपको नहरकटिया, गुवाहाटी, सिल्लीगुड़ी, बरौनी, कानपुर, राजबंद, मोनग्राम, हल्दिया पाइपलाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे इसका पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं पूरा। बात यह क्या करता है, ठोस पदार्थों के परिवहन के लिए कंद्रेमुख मंगलोर पाइपलाइन प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ठोस पदार्थों का परिवहन हो रहा है उसके लिए कुद्रेमुख मंगलोर प्रसिद्ध हो जाता है। जबकि कच्चा तेल परिवहन के लिए याद रखिएगा डिगबोई, बरौनी, हल्दिया पाइपलाइन प्रसिद्ध है। यानी मुख्य दक्षिण भारत में
विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद पाइपलाइन मुख्य हो जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में आपका विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद पाइपलाइन प्रसिद्ध है। और आगे बात करते हैं हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन यानी HBO भारत का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है, याद रखिएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भारत का यानी HBO भारत का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन है। तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर खत्म। आप लोग को सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, क्लासमेट्स में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि उनको भी फायदा मिले। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाला नया चैप्टर है। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग को एक चीज का और फायदा मिलेगा, एग्जाम के समय तक जितने भी बच्चे हैं, नए बच्चे हो पुराने, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जब लास्ट में टेस्ट सीरीज आएगा तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन को लीड करने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।